हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने सोशियोलॉजी कक्षा 12 सोशियोलॉजी का तीसरा मॉडल पेपर अपलोड किया है। तो बच्चों, इन तीनों मॉडल पेपर को यदि आप बहुत विधिवत ढंग से हल कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में 99% पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन तीनों मॉडल पेपरों में रखे गए हैं। तो बच्चों, इन तीनों मॉडल पेपर को ढंग से घर पर आपको रिवीजन करना है तथा हमारे वीडियो के द्वारा आपको तैयार करना है, क्योंकि विधिवत मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, अधिक समय न लेते हुए हम देखते हैं हमारा आज का तीसरा मॉडल पेपर समाजशास्त्र कक्षा 12 से। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, मैंने जो कि आपको बताया था कई वीडियो में, वही सेम प्रक्रिया पूरी है इसमें। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न में बच्चों देखते हैं हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा चिपको आंदोलन का एक उदाहरण है। ठीक है, आगे से सब वही रहेगा, चूंकि 15 मिनट निर्धारित होते हैं, सब मैंने बताया ही है। तो निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन का एक उदाहरण है। तो चिपको आंदोलन चूंकि पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए किया गया था, ठीक है, पेड़ पौधे से संबंधित और जनजातियों से संबंधित था, इसलिए इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी आंदोलन। चिपको आंदोलन का एक उदाहरण हो जाएगा हमारा पारिस्थितिकी आंदोलन। ठीक, अगला दिया गया है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह परिभाषा किसकी है या यह किसने कहा है। ठीक है, तो जो संस्कृति है वह पर्यावरण की मानव निर्मित भाग है, यह परिवेश जो हमारी परिभाषा है यह हर्स्कोविट्ज़ की है। किसकी है? हर्स्कोविट्ज़ की। अगला है उदारीकरण के अंतर्गत क्या आता है। मैंने बताया था आपको, तीनों वीडियो में लगातार पढ़ा है कि उदारीकरण के अंतर्गत अर्थव्यवस्था से, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था से उसके जो अनावश्यक प्रतिबंध होते हैं, अनावश्यक लगे हुए प्रतिबंध होते हैं, उनको हटा लिया जाता है। ठीक है, तो जो उदारीकरण के द्वारा किसी वस्तु अथवा कह सकते हैं मूल्य पर लगे हुए अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा लेना ही उदारीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न बच्चों दिया गया कि भारत में अन्य पिछड़े वर्ग की प्रमुख समस्या क्या है। मैंने आपको बताई है, पिछड़े वर्ग की क्लास में भी कई बार बताया है कि भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्या, देखिए यहाँ पर अशिक्षा दिया गया, निर्धनता दिया गया, बेरोजगारी दिया गया, इसलिए इसमें ये चारों ये सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी भारत में जितनी भी समस्याएं हैं सब अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों और जनजातियों की समस्याएं हैं। ठीक है, और अल्पसंख्यकों की, तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं वो सब सही हो जाएंगे। अब देखते हैं बच्चों, हमारा पांचवा प्रश्न दिया गया है कि दहेज निषेध अधिनियम अर्थात दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये सन 1961 ईस्वी में दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न बच्चों इसी क्रम में देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 कि निम्नलिखित में से नगरों की विशेषता क्या है। नगरों की, तो नगर मतलब शहर, शहरों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जनसंख्या का उच्च घनत्व यानी अत्यधिक जनसंख्या घनत्व शहरों में पाया जाता है। और गैर कृषि क्रियाएं यानी गैर कृषि व्यवसाय पाया जाता है, वहाँ कृषि क्रिया नहीं होती बल्कि गैर कृषि क्रिया होती है, तो इसलिए इसमें भी ये सभी हो जाएगा। समझ गया ना। तो यहाँ पर जो हमारा ये वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से नगरों की विशेषता क्या है, तो इसमें सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, हमारा प्रश्न दिया गया है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो जो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम था वो 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न इसी क्रम में हमारा 8वां प्रश्न दिया गया है कि परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना क्या कहलाता है। तो जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, ठीक है, उनको त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना ही संस्कृतिकरण या आधुनिकीकरण, यहाँ पर हम कहेंगे आधुनिकीकरण कहलाता है। ठीक है, संस्कृतिकरण नहीं होगा क्योंकि हमारी जो परंपराएं वो सब संस्कृतियां हैं हमारी, इसलिए परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना ही आधुनिकीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया प्रश्न संख्या 9 कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं। तो देखिए जो बच्चों पंचायती राज व्यवस्था होती है उसमें 3 स्तर होते हैं। कौन से? ग्राम पंचायत, ठीक है, जो हमारा यानी गांव वाला चुनाव ग्राम पंचायत, और खंड यानी विकास ब्लॉक स्तर, और जिला स्तर, 3 होते हैं। अगला दिया गया है प्रश्न संख्या 10 हमारा, देखिए यहाँ पर बच्चों दिया गया है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक से हुआ है। अगर पूछा जाए हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ तो 1970 में। अगर किस दशक में हुआ तो 1960 से 70 के दशक में हरित क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हम अपने बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं।
तो यहाँ पर अतलगोत्री जैसे उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषता क्या है, या उपनिवेशवाद आप कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। तो यहाँ पर किसे नहीं कहते हैं बच्चों, यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं उपनिवेशवाद की पूछी गई हैं। तो उपनिवेशवाद की जो हमारी प्रमुख विशेषताएं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उपनिवेशवाद के द्वारा असमान वितरण होता है, यानी धन का असमान वितरण किया जाता है, और बाहरी एकीकरण होता है, यानी बाहरी वस्तुओं को अपने में सम्मिलित किया जाता है, अर्थात बाहरी। नंबर 2, बाहरी एकीकरण भी हो सकता है। तीसरा है धन निकासी, यानी धन निकासी अर्थात कहते हैं धन को बढ़ावा देना, अर्थात किसी भी वस्तु में धन को बढ़ावा देना, ये भी उपनिवेशवाद के द्वारा होता है। और विदेशी राजनीतिक प्रभुत्व भी बढ़ता है, यानी विदेशी जो राजनीतिक प्रभुत्व होता है वो उपनिवेशवाद के द्वारा ही प्रभावी होता है। और मूल निवासियों की जो भाषा होती है या बोलचाल होता है उसमें सामान्य भावना प्रकट होती है उपनिवेशवाद के द्वारा। या उपनिवेशवाद कहते हैं किसे हैं, ठीक है, उपनिवेश यानी अपनी वस्तुओं को अन्य या किसी अन्य देश द्वारा निर्मित वस्तुओं को अपने यहाँ संरक्षण कर लेना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। अब अगला देखते हैं बच्चों, उदारीकरण को परिभाषित कीजिए, या उदारीकरण किसे कहते हैं। तो अभी मैंने बताया उदारीकरण क्या होता है, यानी किसी भी वस्तु अथवा व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था यानी कोई भी वस्तु हो उस पर जो अनावश्यक रूप से प्रतिबंध लगाए गए होते हैं सरकार के द्वारा, उन प्रतिबंधों को हटा लेना ही उदारीकरण कहलाता है। तो आप बच्चों इसमें कह सकते हैं कि किसी वस्तु के ऊपर सरकार द्वारा अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा अनावश्यक रूप से, व्यक्ति या राष्ट्र द्वारा अनावश्यक रूप से जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उन प्रतिबंधों को हटा लेना, अर्थात उन्हें बिक्री करके लिए स्वतंत्र रूप से प्रोत्साहित करना ही उदारीकरण कहलाता है। इससे अर्थव्यवस्था बहुत खुली हो जाती है और प्रतिस्पर्धात्मक हो जाती है, अर्थात उसमें लाभ अधिक मिलता है। अब जो हमारा 13वां प्रश्न है कि साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं। साप्ताहिक बाजार क्या है, तो देखिए साप्ताहिक बाजार क्या होती है कि सप्ताह में जो एक बार, यह एक ऐसी बाजार प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत सप्ताह यानी एक राष्ट्र अथवा कह सकते हैं किसी स्थान पर जो सप्ताह में एक बार एक निर्धारित समय के लिए आयोजित होती है, जिसमें क्रेता और विक्रेता अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करके लाभ कमाते हैं, उसी बाजार को हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। यानी यह वर्ष कह सकते हैं कि यह बाजार महीने में एक सप्ताह, यानी महीने में कह सकते हैं हर सप्ताह, जो सप्ताह में एक बार लगे वही साप्ताहिक बाजार। अगला दिया गया कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, या कल्याणकारी राज्य कौन सा होता है। तो इसमें कह सकते हैं बच्चों कि ऐसा राज्य, कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य होता है जहां सरकार अपने नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक भलाई के लिए कार्य करती है, ठीक है। तो ऐसे राज्य को हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों हमारा हो जाता है प्रश्न संख्या 15, भारत में भूमि सुधार का महत्व लिखिए। यानी भारत में भूमि सुधार के कौन कौन से महत्व है। तो देखिए जब भूमि सुधार हो जाएगी तो कृषि में उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। तो नंबर 1, भारत में भूमि, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भारत में भूमि सुधार के महत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भूमि सुधार के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। नंबर 2, भूमि सुधार के द्वारा गरीबी को कम किया जा सकता है। नंबर 3, भूमि सुधार के द्वारा सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर किया जा सकता है। और नंबर 4, भूमि सुधार के द्वारा भारत में अत्यधिक अन्न को उत्पादित किया जा सकता है, जिससे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कई पॉइंट लिख सकते हैं भूमि सुधार के द्वारा। अगला प्रश्न संख्या 16, सामाजिक परिवर्तन क्या है। देखिए तो सामाजिक परिवर्तन, बच्चों थोड़ी स्पीड बना के पढ़ा रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, यानी समाज के विभिन्न वर्गों में होने वाला, वर्ग अथवा क्षेत्रों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के खान पान, रीति रिवाज, संस्कृतियां, भाषा, बोली, पहनावे तथा वैवाहिक स्तर और सामाजिक स्तर में परिवर्तन हो जाता है तथा रहन सहन में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को जो समाज के विभिन्न अंगों में निरंतर दिखाई देता है या होता रहता है उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, राजनीतिक दल से क्या आशय है। तो आप देखिए राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो यहाँ बच्चों हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है, ऐसा दल होता है जो किसी विशेष देश के चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उम्मीदवारों का समन्वय करता है। प्रतिस्पर्धा मतलब कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है एक दूसरे से कंपटीशन करने में देशवासियों का समन्वय स्थापित करता है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों दिया गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी और यह सन 1828 ईस्वी में
की गई थी। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न ये भी है। अब नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। नगरीकरण क्या है? अब देखिए, ग्रामीण स्तर से लोगों का किसी उद्देश्य अथवा रोजगार के लिए जाकर शहरों में बस जाना ही नगरीकरण कहलाता है। इससे नगर में ग्रामीणों का बाहुल्य हो जाता है और लोग अपनी कह सकते हैं मजदूरी भी, यानी अपनी जो दिनचर्या है वहाँ पर कमा लेते हैं, जिससे नगरों का, यानी जिसे जो ग्रामीण श्रमिक होते हैं वहीं पर आप अपना आवास बनाकर रहने लगते हैं, उसे नगरीकरण, जिससे नगर का विकास हो जाता है, उसे ही हम नगरीकरण कहते हैं। फिर अंतिम हमारा इसका 20 नंबर प्रश्न दिया गया है बच्चों कि सर्वेक्षण पद्धति क्या है। तो सर्वेक्षण पद्धति का तात्पर्य उस पद्धति से होता है बच्चों जिसमें शोधकर्ता भली भांति एक स्थान पर जाकर के आंखों से देखकर किसी घटना अथवा वस्तु का सर्वेक्षण करता, अर्थात देखता है, या तो उस ऐसी प्रक्रिया को हम सर्वेक्षण कहते हैं। सर्वेक्षण का अर्थ होता है घटना स्थल को आंखों से देखकर निरीक्षण करना। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन लघु उत्तरीय हो जाते हैं और अब हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाएंगे। तो देखिए, लघु उत्तरीय जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब देखिए, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती है बच्चों? मैंने बताया था जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है। ठीक, जाति में ऊंच नीच की भावना बनी रहती है। ठीक है, छुआछूत की भावना, यानी कह सकते हैं छुआछूत, खान पान, ऊंच नीच, भेदभाव आदि की भावना बनी रहती है। जाति अंतर्विवाही होती है। जाति स्थायी होती है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। समझ रहे हैं ना? जाति हमारी संस्कृतियों का निर्धारण करती है। बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो हम लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है गर्भपात करवाना या लिंग का चयन करवाना। दूसरा हो जाता है कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि लिंगानुपात के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है। तीसरा है पुत्र को अधिक महत्व देना, या कह सकते हैं कि पुत्र को अधिमान्यता देना। चौथा हो जाता है दहेज प्रथा, क्योंकि दहेज प्रथा के द्वारा भी जब दहेज देना होता है तो लिंगानुपात में महिलाओं को मार दिया जाता है, या महिला के घर में यदि बच्ची होती है उसे मार दिया जाता है। पांचवा है गरीबी के कारण। छठा हो जाएगा शिक्षा की कमी के कारण। और सातवां पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? महिलाओं की निम्न स्थिति के कारण। इस प्रकार हमारे जो सातों पॉइंट हैं उनको हम हेडिंग बना के दो दो लाइन लिख सकते हैं। समझ गए? अगला है औद्योगिकरण का संयुक्त परिवारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, औद्योगिकरण के द्वारा संयुक्त परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि जो उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं उन उद्योगों से संयुक्त परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि औद्योगिकरण के द्वारा संयुक्त परिवारों का विखंडन हो गया, जिससे उनके यानी जो संयुक्त परिवार थे उनका पहली बात तो विखंडन हो गया, और विखंडन होने के साथ साथ वो शहर की ओर प्रस्थान कर गए। तीसरा अगला पॉइंट हमारा बना सकते हैं कि उनकी शिक्षा का स्तर जो था वो उच्च हो गया, तथा परिवार की आर्थिक स्थिति उच्च हो गई। महिलाओं की स्थिति में सुधार हो गया। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गई। गरीबी से ऊपर का जीवन यापन करने लगे। ठीक है, तो इसमें बहुत से नियम बना सकते हैं। अगला बच्चों दिया गया 24 नंबर प्रश्न कि पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। मैंने अभी बताया है ऊपर की पर्यावरणीय आंदोलन किसे कहते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए जनजातियों के द्वारा या जिस समुदाय के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए जो आंदोलन चलाए गए हैं उन्हें ही हम पर्यावरणीय आंदोलन कहते हैं। इसके अंतर्गत हम चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, वृक्ष बचाओ आंदोलन, बहुत से आंदोलनों में से किसी एक आंदोलन को लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 25 है कि ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। यानी ग्राम पंचायत की शक्तियाँ क्या क्या हो सकती है, अर्थात कार्य क्या हो सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है कि ग्राम पंचायत स्थानीय कर वसूल सकती है, गाँव के लिए योजनाएं बना सकती है, जल संसाधनों का उपयोग तथा रखरखाव कर सकती है, सफाई और पेयजल की उचित व्यवस्था कर सकती है, जन्म और मृत्यु दर के आंकड़े रखती है, तथा कह सकते हैं नाली और खड़ंजे का निर्माण कर सकती है, कब्रिस्तानों का रखरखाव कर सकती है। यानी बहुत सी शक्तियां हो जाती हैं। फिर अब हमारा लघु उत्तरीय का अंतिम प्रश्न बच्चों यहाँ पर हो जाता है। देखिए, राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। ठीक है, जैसे विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार जो भी एक आंदोलन जो कि मैंने कई बार आपको कॉपी पर रिपीट लिखाया भी है और पढ़ाया भी है, तो उनमें से किसी एक आंदोलन को आप लिख देंगे। ठीक है, राजा राम मोहन द्वारा चलाया गया समाज सुधार आंदोलन निम्नलिखित है। तो अब कौन सा आंदोलन आप लिखेंगे उसको हेडिंग डाल करके उसी के विषय में, जैसे महिला कल्याण योजना, या कह सकते हैं कि विधवा पुनर्विवाह योजना,
तो उसके ऊपर हेडिंग बना करके आप लिख देंगे, बस आपका पेपर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हम अपने सोशियोलॉजी के पेपर को बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे ढंग से हल कर सकते हैं। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं, तथा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।